नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजेंद्र नागदेव की एक बहुत ही दमदार कविता के बारे में जिसका नाम है आवाजें चुप हैं। चलिए इस कविता की दुनिया में सीधे उतरते हैं। आवाजें चुप हैं, बस ये दो शब्द, लेकिन ऐसा लगता है जैसे इनमें एक पूरे शहर का सन्नाटा भर दिया गया हो। कविता की ये शुरुआत ही हमें फौरन सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हो गया शहर को? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह की चीख है। एक ऐसी जगह की कहानी जहां जिंदगी की चहल पहल सब खामोशी में बदल गई है, और कवि हमें सीधे इस सन्नाटे के दिल में ले जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं जो ये कविता हमारे सामने रखती है। सुनते हैं शहर की इन चुप आवाजों को। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जहां इंसानों की आवाजें हैं ही नहीं। सन्नाटा इतना गहरा है कि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज है। ये तस्वीर है ना, एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है, एक ऐसा खालीपन जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगता। कविता में एक लाइन आती है, कोई पुल भरभरा कर ढह गया नदी में। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है, लेकिन क्या यहां बात सिर्फ एक असल पुल के गिरने की हो रही है, या फिर इसका मतलब कुछ और है? और यहीं पता चलता है कि कवि का असली इशारा किस तरफ है। वो पुल जो लोगों को आपस में जोड़ता था, भरोसे का, रिश्तों का, अपनेपन का पुल, वो असल में ढह चुका है। खंडहर हो गया अपनापन। देखिए कितनी सीधी और कितनी गहरी चोट करने वाली बात है ये। वो एहसास जो एक समाज में एक दूसरे के बीच होता है, वो बस एक खंडहर बनकर रह गया है। और इन खंडहरों की जगह ली है अदृश्य दीवारों ने, और ऐसी अदालतों ने जहां काठ के शरीर बैठे हैं। मतलब लोग एक दूसरे से इतने दूर हो गए हैं, इतने बेजान हो गए हैं कि ये मंजर बहुत डरावना लगता है। तो भाई, इन दमदार शब्दों के पीछे का चेहरा कौन है? चलिए अब मिलते हैं इन शब्दों के आर्किटेक्ट यानी कवि राजेंद्र नागदेव से। ये लाइन उनके बारे में बहुत कुछ बता देती है। पेशे से वो एक आर्किटेक्ट हैं जो इमारतें डिजाइन करते हैं, और अपनी कविता में वो शब्दों से भावनाओं के ढांचे तैयार करते हैं। कमाल का संगम है ना? उनकी स्टाइल की खास बात क्या है? 60 के दशक से वो लिख रहे हैं, और उनकी भाषा एकदम सरल और सहज है। ऐसी भाषा जो सीधे जिंदगी की सच्चाइयों को दिखाती है। वो उन कलाकारों में से हैं जो शोर शराबे से दूर चुपचाप अपना काम पूरी लगन से करते हैं। तो अब एक नज़र डालते हैं उनकी इस खामोश लेकिन बहुत ही प्रभावशाली क्रिएटिव जर्नी पर, और देखते हैं कि उनके काम को कैसी पहचान मिली है। 13, जी हाँ 13, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उनके पब्लिश्ड पोइट्री कलेक्शंस की संख्या है। सोचिए, दशकों का समर्पण, लगातार लिखते रहना और अपनी कला के लिए इतनी गहरी वफादारी, ये सब इस एक नंबर में छिपा है। और ऐसा नहीं है कि उनके इस खामोश काम पर किसी की नजर नहीं पड़ी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से लेकर हिंदी अकेडमी दिल्ली के सम्मान तक ये लिस्ट बताती है कि क्रिटिक्स ने उनके काम को कितना ज्यादा सराहा है। और उनकी कविता की पहुंच सिर्फ हिंदी तक ही नहीं रुकी। उनकी कविताओं को जापानी, बंगाली, मराठी जैसी कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, और तो और यूनिवर्सिटीज में उन पर रिसर्च भी हुई है। ये उनके काम की यूनिवर्सल अपील को दिखाता है। तो चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि ये कविता आज के समय में हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? इसका क्या महत्व है? भीड़ में अकेले चले जा रहे हैं लोग। कविता की ये एक लाइन आज की जिंदगी के सबसे बड़े सच को, सबसे बड़े विरोधाभास को पकड़ लेती है। एक ऐसा सच जिसे शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस जरूर किया है। जी हाँ, ये कविता उसी गहरे अकेलेपन की बात करती है जो लोगों से घिरे होने पर और भी ज्यादा महसूस होता है। ये आज की शहरी जिंदगी, डिजिटल दुनिया में बढ़ते अकेलेपन और टूटते सामाजिक रिश्तों पर एक बहुत ही पावरफुल कमेंट्री है। और आखिर में कविता हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर हम सब भीड़ में अकेले ही हैं, तो फिर हमारी अपनी आवाज वो कहाँ है? क्या वो भी कहीं चुप हो गई है? इस पर सोचना तो बनता है।